हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दुर्ग में आयोजित की जा रही है। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे दुर्ग के राजीव भवन में होगी। इस कार्यक्रम में PCC प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही सभी जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कार्यकारिणी में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान और कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हो सकती है और इसके ही साथ रणनीति भी बनाई जाएगी। इससे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी साल भर तक चलाए जा रहे हीरक महोत्सव का भी आयोजन करेगी। यह आयोजन भिलाई के सिविक सेंटर में सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत को लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से व्याख्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। चलिए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए अफसरों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी कि वो हुक्का बार पर सख्त कार्रवाई करे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि बंद हुए हुक्का बार दोबारा चालू ना हो पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के खिलाफ सुस्त कार्रवाई को लेकर भी गहरी नाराजगी जताई। सीएम ने उनकी जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। वहीं चिटफंड संचालकों की संपत्तियों की नीलामी को लेकर उम्मीद के मुताबिक काम ना होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। NCB को पत्र लिखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए अधिकारियों को सख्त लहजे में जल्द से जल्द महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी की धीमी प्रगति पर भी नाखुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जुआ, सट्टा और अवैध कारोबार पर भी नाराजगी जताई। बैठक में बताया गया कि सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट वायरल होने से रोकने के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने DGP मेरिट स्कॉलरशिप शहीद विनोद चौबे के नाम पर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन, DGP DM अवस्थी समेत गृह विभाग के अधिकारी मौजूद थे। पिछले बैठक में जो SP और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें हमने निर्देश दिए थे कि आम जनता से बैठ के उनसे फीडबैक भी लेना चाहिए, जो शासन की योजना है उसके बारे में जानकारी और एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, डायलॉग स्थापित होना चाहिए आम जनता के साथ, पत्रकारों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, आम लोगों के साथ, ताकि उनके पास पूरी जानकारी रहे, उसके हिसाब से वो निर्णय ले सकें। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं कि आज CM भूपेश बघेल के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। CM भूपेश बघेल आज सबसे पहले खैरागढ़ जाएंगे, स्वर्गीय देवव्रत सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वो पहुंचेंगे भिलाई। भिलाई में छठ पूजा कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। फुटबॉल ग्राउंड का शुभारंभ भी आज करेंगे CM भूपेश बघेल। राजनंद गांव में वाह वाह राजनंद गांव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आज CM भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। खैरागढ़ आज जाएंगे और स्वर्गीय देवव्रत सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे और भिलाई के छठ पूजा कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और फुटबॉल ग्राउंड का भी आज CM भूपेश बघेल शुभारंभ करने वाले हैं। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड की ISBT में शिफ्टिंग करीब 1 हफ्ते तक टल सकती है। प्रशासन ने शिफ्टिंग से पहले आज शाम 5:30 बजे बसों का ड्राई रन करवाने का फैसला लिया है। मंगलवार को कलेक्टर ने SP, RTO, निगम आयुक्त और बस संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें शिफ्टिंग को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज बस टर्मिनल से अलग अलग रास्तों पर बसों का ड्राई रन किया जाए,
जिसमें ये देखा जाएगा कि बसों के रूट में आखिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा सभी आला अधिकारी संचालकों के साथ बस टर्मिनल का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। वहीं बस संचालकों ने कहा है कि भाटा गांव शिफ्ट होने के बाद बसों की हर ट्रिप में 20 से 25 किलोमीटर का इजाफा होगा, जिसके कारण डीजल और दूसरे खर्च भी बढ़ेंगे। लेकिन बस का भाड़ा पुराना ही लागू है, इससे यात्रियों को ही परेशानी होगी। सरकार को इसे लेकर भी फैसला लेना होगा। रायपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, ऐसे में अब सिनेमा घरों को आज से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत मिल गई है। कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया है। सिनेमा घर संचालक को हर शो के बाद सीट के साथ ही आसपास के सामानों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में एंट्री, निकलने, ब्रेक के समय भीड़ मैनेज को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर पूरी जिम्मेदारी संचालक की ही होगी। तो आज से पूरी क्षमता के साथ थिएटर खोले जाएंगे। कोविड का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में आज से पूरी क्षमता के साथ थिएटर खुल जाएंगे, लेकिन थिएटर संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का करना और करवाना बेहद अहम रखा गया है। इसके साथ सिनेमा हॉल में एंट्री, निकलने और ब्रेक के समय भीड़ को मैनेज करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और कोविड प्रोटोकॉल का अगर उल्लंघन किया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी संचालक की ही मानी जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। बिग मॉर्निंग न्यूज अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ रायपुर से तहसीन जैदी लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी सियासी हलचल है, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरें जो आम जनता के लिए खास रहेंगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें, आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। अगर बात करें आज दिन भर के उनके कार्यक्रमों की, तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने आज जो है सबसे पहले वो खैरागढ़ जाएंगे। वहां पे जो एमएलए स्वर्गीय देवव्रत सिंह के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद वहां से वो शाम को लौटेंगे। उसके बाद जिस तरीके से छठ पूजा में शामिल होंगे वो रायपुर के विभिन्न कार्यक्रम में, और साथ में भिलाई के जो कार्यक्रम है वहां के जो छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो हीरक जयंती महोत्सव जो है उसमें भी शामिल होंगे जो भूपेश बघेल जी। इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा एक अंत में जो राजनांदगांव में वाह राजनांदगांव कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे भूपेश बघेल जी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उनका आज काफी बिजी शेड्यूल है। इसके अलावा अगर बात करें आम जनता से जुड़ी खबरों के बारे में अगर, तो उसमें जिस तरीके से आज काफी बहुप्रतीक्षित एक जो नया जो बस टर्मिनल है, जो बस स्टैंड है, वो आज यहाँ पे अगर बात किया जाए तो क्योंकि वहाँ का ड्राई रन वहाँ पे शुरू होना है, क्योंकि उसमें इंटर स्टेट टर्मिनल जो शुरू करने से पहले वहाँ पे आज जो अधिकारी हैं काफी वहाँ अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें कलेक्टर, एसपी, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, वो सब वहाँ शामिल होंगे। और उसमें अभी ये चेक कर रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे किन किन परिस्थितियों में किन किन मोड़ों में जाम की स्थिति होती है। अभी कुल मिला के कह सकते हैं कि ड्राई रन आज से वहाँ पे शुरू होगा। और जिस तरीके से इसमें आरटीओ, पुलिस विभाग, ट्रैफिक, पीडब्ल्यूडी इसके अधिकारी वहां पे शामिल होंगे, साथ में जो बस ऑपरेटर है वो लोग भी वहां शामिल रहेंगे। और जिस तरीके से ये देखा जाएगा खास तौर से कि उसमें जो जाम लगने जो मोड़ हैं, क्योंकि वहां पे कई ऐसे मोड़ हैं कि वहां जाम लगने की स्थिति है, क्योंकि कई अंतर्राज्यीय जो बसें जो चलती है, काफी बड़ी बसें, तो कहां से मुड़ाव होगा, कहां से क्या होगा, इस चीज को वहां पे मॉनिटरिंग करेंगे। अगर इसके बात करें अगर राजनीतिक हलचलों को, तो आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जो है 3 बजे दुर्ग के राजीव भवन में होनी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक है, अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ये पहली बैठक है जो राजधानी रायपुर के बाहर हो रही है दुर्ग में। इसमें पीएल पुनिया समेत मोहन मरकाम जी और मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल जी इसमें शामिल होंगे। और जो जिलाध्यक्ष हैं
माफ करिएगा, तो ये सब उसमें शामिल होंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से इसमें जो रणनीति की अगर बात करें तो उसमें जो आगामी जो चुनाव हैं, जो जिस तरीके से महंगाई जो मुद्दा है उसको लेके जो है केंद्र सरकार को घेरने की कई बड़ी रणनीति यहाँ पे बन सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज काफी राजनीतिक हलचल है और जो आम जनों से जुड़ी अगर खबरें हैं तो उसमें भी काफी हलचल रहने वाली है। ठीक है तहसीन, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, शिवराज कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। बैठक में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकर शाह के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए अभियान चलाने पर सहमति बनी है। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही खंडवा में किल्लौद और मूंदी, टीकमगढ़ के दिगौड़ा और बुरहानपुर में धूलकोट को नई तहसील बनाने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कैबिनेट ने किया। एक साथ बकाया बिजली बिल भरने पर 40% तक छूट देने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका जितना भी सरचार्ज है उसके ऊपर, अधिभार है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ हो जाएगा। जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में था उसका नाम आज बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण बनियों को लेकर बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव का बयान सुर्खियों में है, जिससे कांग्रेस भुनाने में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी में लंबे समय से उपेक्षित चल रहे अनूप मिश्रा ने भी बड़ा बयान दे डाला है। ग्वालियर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन में उन्होंने बड़ा बयान दिया। सम्मेलन में अनूप ने साफ शब्दों में कहा कि कितने आक्रांता आए लेकिन सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। उसी तरह ब्राह्मण का भी कोई माई का लाल भक्षण नहीं कर सकता। कोई ये ना भूले कि हाँ हम सुदामा है लेकिन वक्त आने पर हम परशुराम भी बन सकते हैं और इसमें देर नहीं लगेगी। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अनूप मिश्रा की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। ऐसे में देखना होगा कि ब्राह्मण समाज के जरिए अपनी नई तरह की राजनीति करने वाले अनूप मिश्रा को अब सिंधिया के साथ राजनीति में कितना माइलेज और कितना कद मिलता है। चंद्रगुप्त किसने दिया? चाणक्य ने। समर्थ रामदास ने शिवाजी दिया। अगर एक से लेकर आखिरी तक नाम निकालेंगे तो आपको लगेगा ब्राह्मण देता है और लेने के लिए हाथ कम पसार पाता है, वो स्वाभिमानी है। लोगों के दिलों को जोड़ना, एकत्रित करना, एक ही माले में पिरोक कर रखना बड़ा मुश्किल है और ऐसे योग्य व्यक्ति, ऐसे योग्य परिवार के व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं पंडित अनूप मिश्रा जी के रूप में। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार से 23 लाख मीट्रिक टन उसना चावल भी लिए जाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से लंबित 3,631 करोड़ रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार को देने की मांग की है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो केंद्र खाद्य मंत्री से मुलाकात कर इन सभी मांगों को रखेंगे। अमरजीत भगत ने केंद्र खाद्य मंत्री से मिलने का समय मांगा है लेकिन उन्हें अब तक समय नहीं मिला है। अमरजीत भगत ने कहा कि इस साल भी हम 105 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लोग अब धान वाले बाबा के नाम से जानेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से ले या ना ले, हम अपनी बात उन तक पहुंचाते रहेंगे। हम भारत सरकार से उस संदर्भ में पत्राचार भी कर रहे हैं और माननीय खाद्य मंत्री भारत सरकार से मिलने के लिए समय भी मांगा है। केंद्र सरकार हमारी बात को गंभीरता से ले ना ले, किसानों का जो मुद्दा है उसको गंभीरता से ले ना ले, ये उनका लुकआउट है। यदि आप ग्वालियर में रहते हैं और वैक्सीन का दूसरा डोज आप मिस कर चुके हैं या समय रहते नहीं लगवा पाए हैं तो आपको मिलने वाली जरूरी सुविधाओं पर प्रशासन ब्रेक लगा सकता है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया है कि जब भी लोग कोई सुविधा लेने के लिए पहुंचे तो मौके पर तैनात लोगों ने दूसरे डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संस्था के लोग अपने अपने इलाकों में ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। कलेक्टर का कहना है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज तो लगवा चुके हैं लेकिन सेकेंड डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं।
सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग भी लगाएं, राशन के जो हमारे वितरण वाले हैं वो भी अपने लोगों को फैसिलिटेट करें, जो वहाँ राशन लेने आते हैं। सरकारी कर्मचारी अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में फैसिलिटेट करें। सभी लोगों को बोला है कि जिसने भी फर्स्ट डोज लगाया है तो अगर वो सेकेंड डोज नहीं लगाता है तो वो वेस्ट हो जाएगा और कोई कारण नहीं है कि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज न लगवाया जाए। इसलिए हम ऐसे सभी लोगों तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को हाई कोर्ट की रोक के बावजूद 27% आरक्षण दिया गया था, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव SR उमाशंकर, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा और MPPSC के चेयरमैन KK सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट की रोक के बाद भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण कैसे दे दिया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण पेश करने के लिए अधिकारियों को 5 दिन की मोहलत दी है, जिसके बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में यह अवमानना याचिका सामान्य वर्ग के 4 उम्मीदवारों ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का हक मारा गया। और आइए बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में हुए अग्निकांड को लेकर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राजधानी परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग ने अस्पताल प्रबंधन को विद्युत सुरक्षा नियमों को लेकर साल 2015 से लगातार पत्र लिख रहा था। हर बार पत्र में बड़े हादसे को लेकर सचेत किया जाता था, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन हर बार पत्र को नजरअंदाज करता आया। राजधानी परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग ने 10 मार्च 2021 को भी पत्र लिखा, तब भी इस वार्ड में आग लगी थी। 10 मार्च को लिखे गए पत्र में गैस राहत विंग ने साफ चिताया था कि भविष्य में विद्युत संबंधी किसी भी तरह के काम अस्पताल स्तर पर ना कराएं, नहीं तो किसी भी तरह की संभावित बड़ी अग्नि दुर्घटना हो सकती है। उसके लिए राजधानी परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग जिम्मेदार नहीं होगा। हैरानी यह है कि इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन गहरी नींद में ही सोया रहा और संभावित हादसों को लेकर कोई काम नहीं किया गया। दूसरी तरफ हादसे के 24 घंटे बाद भी अस्पताल के हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हॉस्पिटल में इलाजरत बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल रात को एक परिवार अपने बच्चे को बेसुध हालत में हॉस्पिटल लेकर गया था। परिजन का आरोप है कि उनके एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जिसका शव नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे बच्चे को बेसुध हालत में उन्हें थमा दिया गया। तो मेरे को बेहोश बच्चा दे दिया इनने, बोले ये तुम्हारा। वो तो अच्छा हो, मेरे बच्चे का फोटो था मेरे पास, मैंने को सिस्टर ये नहीं, तो वो 3 दिन नहीं हुआ उनको सिस्टर बने हुए। वो अभी सीख रही है, जिन सब बच्चों को मार मार के सीख रही है। कोई भी यहाँ से सुकून से नहीं जाएगा, सब रोते हुए ही जाएंगे। मैम बच्चे तो ज्यादा थे, मैंने देखा तो पूरा दोनों वार्ड भरे थे, 200 बच्चे करीब थे यहाँ पे, पर इन लोगों ने 30 या 40 ही बच्चे दिखा रहे सबको। 2:30 बजे के बाद मुझे बताया गया कि आपका बच्चा जो था कमजोर था, इसके कारण उसकी मौत हो गई। और जबकि पूरी लापरवाही इन्हीं लोगों की है, इनके वजह से वो बच्चा खत्म हुआ। विदिशा में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। मामला जिले के त्योंदा थाना क्षेत्र के खेरोदा गांव का है, जहां राजाराम कुर्मी नाम का किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए कुएं में पंप लगा रहा था। तभी कच्चा कुआं धसक गया और किसान कुएं में गिर पड़ा। सूचना मिलने पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और किसान के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। प्रशासन ने मृतक किसान के परिवार को शासन के नियमों के अनुसार मुआवजा दिए जाने की बात कही है। जैसी हमको सूचना मिली, हमने जेसीबी भेजी, पंप भेजा और 2-3 घंटे के अंदर हमने उसको पानी को, मिट्टी को साफ करके उनकी बॉडी को निकाल लिया है और उनकी बॉडी को त्योंदा हॉस्पिटल में अभी उनकी बॉडी का पीएम चल रहा है। इसमें जो भी RBC 64 में सहायता है वो हम उनको प्रदान करेंगे। शिवपुरी जिले के करेरा स्थित भीतरवार रोड पर मौजूद ग्राम रामनगर गधई में ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। विवाद रोड निर्माण के दौरान पाइपलाइन डालने को लेकर था। विवाद के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के सर में पत्थर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। आपसी भिड़ंत में एक 10 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई है।
जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों का समर्थन करने भीम आर्मी के लोग भी पहुंचे और चक्का जाम में शामिल हुए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि रामनगर गधाई गांव करेरा विधायक का गृह गांव है। दरअसल ये विवाद दो पक्षों के बीच था। विवाद की सूचना पर नायब तहसीलदार रुचि अग्रवाल और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, जहां पर पहले ग्रामीणों ने पथराव किया और जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो आपके रोड में अगर पुलिया है तो आप 50 फुट का पुल बना दीजिए, लेकिन एस्टीमेट की कॉपी दी जाए, उसके बाद हम खुद लेंगे। कम से कम 25 मिनट हमारे साथ मारपीट हुई औरतों के साथ, और हम 6-7 लोग घर के थे। बच्चा और एक बच्चा खत्म है हमारा, उसमें लाठी गली है, माँ में लाठी गली है और बच्चे में साथ में लाठी बच्चे में गली, तो बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। यदि वो पाइप डालनी नहीं दे रहे थे तो पुलिस को तो जबरदस्ती नहीं करनी थी। जी पुलिस ने महिलाओं को पटक के मारा है, पीटा है। बालक भी की इसमें मौत हुई है, 8 साल की बच्ची की। 8 साल की बच्ची भी ना पता है, तो ये ठीक नहीं हुआ। होशंगाबाद एसपी ने सिवनी मालवा की दुर्गा कॉलोनी में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। बता दें कि दीपावली की रात एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जघन्य हत्याकांड को एक तांत्रिक और उसके साथी ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो इंद्रजाल नामक किताब को पढ़ता था और उसी किताब से प्रेरित होकर उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। बता दें कि हत्याकांड के पीछे बलि देकर अतिरिक्त शक्तियां हासिल करने और पैसे कमाने जैसी बातें भी सामने आई है। जांच के दौरान मृतकों के परिवार के अन्य सदस्यों यानी कि मृतक की मां और 8 लाल के छोटे बेटे दिव्यांश से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक योगेश के घर में पिछले 2 महीने से विचित्र ढंग से चोरियां हो रही थी, जिसका पता करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं वो करा रहा था। गिरफ्तार आरोपी ने कबूल किया है कि 3 तारीख की रात को 12 बजे अमावस्या की पूजा की गई और फिर खाने में बेहोशी की दवा डालकर योगेश और उसके परिवार को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया। मोनू और गणेश दोनों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला जरब जो है उनसे जब्त किए गए हैं और घटना का जो घटनाक्रम है पूरा उसको भी उजागर किया गया है कि तांत्रिक विद्या के चलते और तांत्रिक क्रिया करने के लिए और साथ ही में पैसे हासिल करने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली से बिलासपुर आने वाली अलायंस एयर की उड़ान को मौसम की खराबी के चलते रद्द कर दिया गया है। विमान के रद्द होने के कारण लगभग 35 यात्री दिल्ली में और 30 यात्री प्रयागराज में फंस गए हैं। यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें दिल्ली से प्रयागराज ले जाया गया। वहां पर उन्हें ये बताया गया कि बिलासपुर में मौसम खराब है और विमान वहां पर लैंड नहीं कर सकते और उन्हें वापस दिल्ली ले जाया गया। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एयरलाइंस की ओर से ना तो खाने पीने की और ना ही रुकने की व्यवस्था की गई। अब सभी को आज दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस के स्टाफ की ओर से उन्हें सही तरह से जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी ये दिल्ली से बिलासपुर की फ्लाइट थी, जिसको कि आज जो वाया प्रयागराज जाती है, हमको प्रयागराज लेके गए। उसके बाद वहाँ से हमारे को वापस लेके आ गए क्योंकि ये बोलकर कि बिलासपुर में मौसम खराब है। अब हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। रायपुर में पंडरी शॉपिंग फेस्टिवल के समापन के मौके पर पंडरी कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री को शॉल, श्रीफल, चंद्रकलश और माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर शॉपिंग फेस्टिवल के तहत लकी विजेताओं का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए गांव को प्रोडक्शन सेंटर और शहर को ट्रेडिंग सेंटर बनाने की जरूरत है। कपड़ा व्यापारी डिजाइनरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कपड़े डिजाइन और प्रोडक्शन का ऑर्डर दे। राज्य सरकार इसके लिए जमीन, शेड और मशीन उपलब्ध कराएगी। इससे लोगों को रोजगार के साथ ही ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी मिलेगा। उन्होंने दंतेवाड़ा में डेनेक्स गारमेंट के काम का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि व्यापार और उद्योग का पहिया तभी घूमेगा जब ग्राहक की जेब में पैसा जाएगा। जब जेब में पैसा होता है तब ग्राहक क्वालिटी और ब्रांडेड सामग्री देखता है। 30 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था ऊपर, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की चर्चा यहाँ के किसानों के नाम से, यहाँ के आदिवासियों के नाम से, यहाँ के व्यापार के नाम से, यहाँ के उद्योग के नाम से, यहाँ के आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से, यहाँ जो कीमतें दी जाती है उसकी चर्चा होती है।
सीएम साहब ने जो हमको यहाँ घोषणा की है दंतेवाड़ा में कपड़े के लिए, तो हम जरूर दंतेवाड़ा के जो कपड़े बन रहे हैं और हम लोग जाएंगे एक टीम बना के और वहाँ से हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। और यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कपड़ा पंडरी कपड़ा मार्केट में उनका शोरूम डालें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।